गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने निष्पादन मूल्यांकन की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया। उसमें प्रथम विधि थी पारंपरिक विधियाँ, जिसमें विभिन्न विधियों का अध्ययन हमने किया। अब सेकंड इसकी जो विधियाँ हैं वो हैं आधुनिक विधियाँ, मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड जो कि वर्तमान समय में अपनाई जाती हैं, इन विधियों में प्रथम विधि है मूल्यांकन केंद्र विधि, असेसमेंट सेंटर मेथड। इस विधि के अंतर्गत कर्मचारी के निष्पादन मूल्यांकन हेतु विभिन्न मूल्यांककों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में कर्मचारियों की जांच की जाती है। जांच हेतु भी विभिन्न आधारों को अपनाया जाता है। इस विधि का जो सर्वाधिक उपयोग है वो प्रथम स्तर यानी निम्न स्तरीय कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करने हेतु उनके चयन के लिए किया जाता है। पदोन्नति यानी प्रमोशन हेतु कर्मचारी क्षमताओं का निश्चय करने के लिए कर्मचारियों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है और कर्मचारियों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट, साक्षात्कार, अव्यवस्थित अभ्यास जैसे इन बास्केट अभ्यास, व्यावसायिक खेल, भूमिका निर्वाह घटना, नेता विहीन समूह परिचर्चा आदि के अध्ययन से किया जाता है। मूल्यांकक जो अनुभवी प्रबंधकों में से होते हैं, कर्मचारियों की निष्पादन क्षमता का वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों ही परिस्थितियों में मूल्यांकन करते हैं और कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों जैसे स्वीकार योग्य से कहीं अधिक, मोर देन एक्सेप्टेबल, स्वीकार योग्य एक्सेप्टेबल, और स्वीकार योग्य से कहीं कम, लेस देन एक्सेप्टेबल, और अस्वीकार योग्य अनएक्सेप्टेबल आदि में से कोई एक श्रेणी दी जाती है। तत्पश्चात जो जजेज हैं, मूल्यांकक हैं, उनके द्वारा कर्मचारियों की निष्पादन योग्यता के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट से सभी कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है और उनकी शंकाओं का समाधान किया जाता है। साथ ही उनके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। यह विधि किसी कर्मचारी में प्रबंध की क्षमता की जानकारी करने के लिए अन्य सेवीवर्गीय विधियों में से एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, लेकिन इसमें प्रति कर्मचारी मूल्यांकन की लागत अधिक होती है। सेकंड जो मेथड है वो है परिणामों द्वारा मूल्यांकन या उद्देश्यानुसार प्रबंध, अप्रेजल बाय रिजल्ट्स और MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। निष्पादन मूल्यांकन की इस विधि के प्रादुर्भाव यानी इस विधि का श्रेय प्रबंध जगत के विद्वान पीटर F. ड्रकर को जाता है। कुछ वर्षों से कर्मचारियों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने लगा है। इस विधि के अंतर्गत कर्मचारी और उसका पर्यवेक्षक आपस में मिलकर एक निश्चित कार्यकाल के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा जिन उद्देश्यों की पूर्ति की जानी है उनको निश्चित करते हैं, उन्हें परिभाषित करते हैं और उनके बारे में पर्याप्त चर्चा करते हैं। वे कर्मचारी प्रगति के मापन के साधनों एवं विधियों के संबंध में भी विचार विमर्श करते हैं। इनके द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं वे कार्य संबंधित और प्रगति उन्मुख होते हैं। कर्मचारी निश्चित समय अंतराल में अपने पर्यवेक्षक से संपर्क स्थापित करता रहता है और पर्यवेक्षक कर्मचारी उद्देश्यों की पूर्ति की प्रगति का मूल्यांकन करता है। साथ ही यदि आवश्यक हुआ तो पर्यवेक्षक पूर्व निर्धारित कर्मचारी उद्देश्यों में संशोधन भी करता है। इस विधि में पर्यवेक्षक कर्मचारी के लिए सहयोग प्रदान करने वाले, मंत्रणा करने वाले एवं कार्य सीखने वाले आदि के रूप में अपनी भूमिका, अपना रोल पूरा करते हैं और इस विधि में कर्मचारी और पर्यवेक्षक के मध्य नियमित और पर्याप्त सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। निष्पादन की यह विधि भूतकाल को छोड़कर वर्तमान और भविष्य पर अत्यधिक बल देती है और कर्मचारी के निष्पादन मूल्यांकन में उसके व्यक्तिगत गुणों के स्थान पर उसके
द्वारा प्राप्त किए गए उद्देश्यों एवं प्रस्तुत किए गए परिणामों पर अत्यधिक ध्यान देते हैं। एक कर्मचारी का निष्पादन मूल्यांकन पहल शक्ति, सहकारी प्रवृत्ति, अभिरुचि, भावात्मक स्थिरता या अन्य किसी मानवीय गुण के आधार पर न किया जाकर उसके लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति या परिणामों के आधार पर किया जाता है। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग तकनीकी, पेशेवर, पर्यवेक्षी या अधिशासी सेवी वर्गीयों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु किया जाता है और इस विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कितना समय दे पाता है, उसके कार्य में कितनी रुचि लेता है और उसके साथ अपना व्यवहार कैसा रखता है। तो ये इस प्रकार की विधियाँ इस विधि के अंतर देखी जाती हैं। निष्पादन मूल्यांकन विधियों की कुछ सीमाएं भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। यद्यपि निष्पादन मूल्यांकन के लिए अनेक विधियों का विकास हुआ है और अपनी सीमाओं में यह विधियां मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, परंतु निष्पादन मूल्यांकन संबंधी कुछ सामान्य सीमाएं भी हैं जिनके परिणाम स्वरूप मूल्यांकन के कार्यक्रम की उपयोगिता संदिग्ध रहती हैं और निष्पादन मूल्यांकन की योजनाओं की यह सामान्य सीमाएं निम्नांकित मानी जाती हैं। जैसे मूल्यांकन का निष्पादन मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड ऑफ इवेल्युएटर टुवर्ड्स परफॉर्मेंस अप्रेजल। कोई मूल्यांकक मूल्यांकन के कार्य को किस दृष्टिकोण से लेता है, यह बात निष्पादन मूल्यांकन की उपयोगिता को बड़ी सीमा तक प्रभावित करती है। अनेक मूल्यांकक मूल्यांकन के कार्य को एक अनावश्यक कार्य समझते हैं। उनके विचार में यह उन पर डाला गया एक अतिरिक्त भार है जो उनके मूल्यवान समय को नष्ट करता है। परिवेश प्रभाव, हॉलो इफेक्ट। E.L. थॉर्नडिक ने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल्यांकन कर्मचारी में किसी एक विशेषता के कारण अधिक या कम होने के आधार पर ही उसके संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कार्य का मूल्यांकन करता है और यह देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की विशेषता से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तो वह उसके अन्य गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रकट करता है। इस प्रकार मूल्यांकक एक विशेषता से प्रभावित होकर शेष विशेषताओं को भी समान अंक प्रदान करता है और विपरीत दशा में मूल्यांकन किसी कर्मचारी की एक विशेषता के संबंध में असंतोषजनक राय अन्य विशेषताओं को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहती हैं। तो परिवेश प्रभाव इसलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि कार्य निष्पादन संबंधी अनेक विशेषताएं एक दूसरे की पूरक ही होते हैं। विवेक का अभाव, लेक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अनेक मूल्यांकन कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन में भेद करने में असमर्थ होते हैं और इसलिए वे ऐसा मार्ग चुनते हैं जिससे उनकी असमर्थता प्रकट न हो। बहुधा ऐसे मूल्यांककों यानी जजेस जो है उनके द्वारा मध्यम मार्ग चुना जाता है और वे कर्मचारियों को कमोबेश समान स्तर पर मूल्यांकित कर देते हैं। विवेक की कमी का एक प्रभाव कभी कभी यह भी होता है कि छोटा सा अपवादी जजेज को बहुत बड़ा प्रतीत होता है और कर्मचारी को मूल्यांकित करते समय यह अपवाद ही सर्वोपरि रहता है। फोर्थ, इसकी जो लिमिटेशन में आती है, मूल्यांकन में समानता का अभाव, लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन अप्रेजल। प्रत्येक व्यक्ति अनुभव से यह जानता है कि अनेक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में बड़े कड़े और अनेक नम्र होते हैं। ऐसी अवस्था में मूल्यांकन में भी भिन्नता होना स्वाभाविक है। तो परीक्षाओं में भी विद्यार्थियों के अंकों में असमानता प्राय परीक्षकों के दृष्टिकोण का ही परिणाम होती है। अतः व्यावसायिक उपक्रमों में कुछ अधिकारी जो दृष्टिकोण से नम्र हैं अपने अधीनस्थों का मूल्यांकन नरमी से करते हैं। यही नहीं, यदि किसी कर्मचारी को एक ही समय एक से अधिक ऐसे अधिकारियों के अधीन कार्य करना पड़े जो अलग अलग प्रकृति के हैं तो एक ही समय उसका मूल्यांकन भिन्न भिन्न होगा। इसी प्रकार अपने सेवा काल में विभिन्न अधिकारियों के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी का मूल्यांकन भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न पाया जाता है। तो मूल्यांकन में समानता का अभाव अनेक अन्य कारणों से भी होता है जिनमें जैसे प्रमुख हैं अंतर्विभागीय अंतर,
कार्य अंतर या आयु अंतर। तो मूल्यांकक अंतर विभागीय अंतर के कारण भी कर्मचारी मूल्यांकन में असमानता ला देते हैं। यही नहीं, जिस कार्य पर व्यक्ति हैं उसके अनुसार ही मूल्यांकन में भिन्नता होती है। अनेक मूल्यांकक जो जजेज हैं मूल्यांकन में आयु का विचार भी करते हैं। कर्मचारी की आयु मूल्यांकन को दो प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं। अनेक मूल्यांकक आयु को अनुभव का पर्याय मानते हैं और अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति का कम आयु वाले कर्मचारी से अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो ऐसे भी मूल्यांकक मिल जाएंगे जो आयु का संबंध कार्य क्षमता से जोड़ते हैं और अधिक आयु अधिक शिथिलता के सिद्धांत के अनुसार मूल्यांकन करते हैं। तो ये सारी सीमाएं इसकी सीमाओं के अंतर्गत आती हैं। कुछ इसकी और भी लिमिटेशंस हैं, जैसे कार्य निष्पादन में विभिन्न तत्वों को भार प्रदान करने की सामान्य विधियों का अभाव, मूल्यांकन में यथार्थता को नापने के मापदंडों का अभाव, लेक ऑफ स्टैंडर्ड्स टू मेजर द ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रेजल आदि, ये विभिन्न प्रकार की सीमाएं इसकी मानी जाती हैं। धन्यवाद बच्चों।